फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का पेडोलॉजी यानी सीडीपी टॉपिक लेकर आया हूँ। सीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। इस पे आप सीटेट में यही टॉपिक जो है बहुत हटकर है, जो कि 30 मार्क्स का पूछता है। सीडीपी है ना, पेडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अगर मेरे योर पाथ फाइंडर क्लास में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8544321268 या भावा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड ओबरा औरंगाबाद में मिल सकते हैं। ये पे मेरा ऑफिस है, या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें सीटेट का ऑफलाइन क्लास चलता है, जिसमें सेट प्रैक्टिस किया जाता है विथ डिस्कशन के साथ, और वहीं स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, जो भी आप रिवीजन करने में आपका एग्ज़ाम के समय बहुत काफ़ी मदद मिलेगा। अगर मेरे योर पाथवे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीडीपी क्या है? सीडीपी का थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे। आज थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? पहला टॉपिक है ग्रोथ किसको बोलते हैं और डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। जब हमारा शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि यानी ग्रोथ बोलते हैं जब बच्चा छोटा भ्रूण था, उससे हल्का बड़ा हुआ बालक, फिर उससे बालक आया, फिर किशोरावस्था आया, फिर एडल्ट हुआ, फिर वृद्धावस्था आ गया। यानी जो शरीर की संरचना का ये जो विकास हुआ, इस विकास को बोलते हैं हम ग्रोथ बोलते हैं। जो ग्रोथ हुआ उसको हम, जो साइज में वृद्धि हुआ उसे को ग्रोथ बोलते हैं। अब देखते हैं कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? जब हमारे शरीर का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे डेवलपमेंट विकास कहते हैं। यानी मैच्योरिटी आ जाता है। सिंपल सी बात है, जब मनुष्य मेच्योर स्थिति में आ जाता है, मेच्योर समझना सुनना है ना, सब उस स्थिति में आ जाता है, उसे बोलते हैं डेवलप कर गया। मानो क्या हो गया? डेवलप कर गया, यानी उसकी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ गया है। क्या गया? परिपक्वता आता है, मैच्योरिटी हो गया। उसी प्रकार अब वृद्धि क्या है? वृद्धि स्वरूप एक बाह्य स्वरूप है, यानी हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, है ना, शरीर का आकार बढ़ गया, साइज बढ़ गया, ये सब क्या हो गया? शरीर का ग्रोथ हो गया। क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। लेकिन हमारा आंतरिक और बाह्य स्वरूपों का विकास, यानी मस्तिष्क और भाषाजन, लैंग्वेज, है ना, ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आंतरिक होती है, न कि बाह्य स्थिति में होती है। बाह्य क्या होता है? बाह्य अभिवृद्धि को कहते हैं, और आंतरिक विकास होती है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास आपके जीवन में प्रयत्न चलती रहती है, और ग्रोथ एक ऐसा समय भी आएगा जो आपका शरीर का भी ग्रोथ करना बंद कर देता है ना। तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। यानी वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, तो कभी हमारे मोटापा बढ़ती है। लेकिन विकास क्या है? विकास में निश्चित क्रम में होती है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना हो जाएगा। यह है डेवलपमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट बच्चों की आंतरिक विकास को कहते हैं, और बाह्य विकास को हम ग्रोथ कह सकते हैं, अभिवृद्धि कह सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, सीटेट का एग्जाम में, या जो भी आप टेट अदर स्टेट का दे सकते हैं, उसमें आप अगर सीडीपी है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या है? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा शरीर का आकार पहले कितना था अब कितना हो गया, है ना, तो उसको वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन विकास का मापन करना संभव है, विकास कर ही नहीं पाएंगे। यानी विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, है ना।
जैसे सामाजिक विकास का मापन हो सकता है? जी नहीं। नैतिक विकास का मापन हो सकता है? जी नहीं। यानी इस सब का मापन करना असंभव है। यानी केवल मानसिक विकास मापन कर सकते हैं। यानी मानसिक डेवलपमेंट कितना बढ़ा आपका, उसको केवल माप सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट में यानी वृद्धि अभिवृद्धि को हम यानी ग्रोथ को, हर पहलू को माप सकते हैं। हमारा भार में कितना वृद्धि हुआ, हमारा लंबाई में कितना वृद्धि हुआ, है ना। यह सब हो गया डेवलपमेंट और विकास का डिफरेंस। अगर देखने को कहा जाए तो यही डिफरेंस मिलता है देखने को। अब आता है ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक परिणात्मक होती है, यानी क्वांटिटी में मिलता है। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटी का परिणाम है। पर वहीं हमारा डेवलपमेंट जो है ना, क्वांटिटी से हटकर क्वांटिटिव में आ जाता है ना। किस में आता है? तो क्वांटिटिव में आ जाता है। यानी विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब क्या कहता है? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में आगे है, ग्रोथ होने से विकास भी होता है, वृद्धि होने से विकास भी होता है और नहीं भी होती है ना। तो उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मोटा होने पर उसका क्रियात्मक विकास की वृद्धि हो रही है। उसका अगर वजन बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी होना जरूरी है। यानी ये जो है, ये सब विकास जरूरी नहीं है कि अगर शरीर की मोटाई बढ़ रही है तो आपका मेंटलिटी भी विकास हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। पर डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट यानी विकास वृद्धि के बिना संभव है। यानी जब वृद्धि यानी किसी भी आदमी की शरीर की अगर हाइट कम है, मोटाई कम है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका विकास नहीं हुआ। जी नहीं, आपसे उसका माइंड, मेंटलिटी, सोचने की शक्ति, उसकी नैतिक सामाजिक क्रिया, मानसिक संवेगात्मक आपसे अच्छी हो सकती है ना। तो ये कहना ये जरूरी नहीं है कि अगर विकास नहीं होगा अगर तो वृद्धि भी संभव है। यानी कहने का मतलब है कि विकास वृद्धि के बिना संभव है ना। वृद्धि अगर नहीं होगा तो भी विकास हो जाएगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति के आकार देखने को मिलती है तो आकार, ऊंचाई, भार नहीं बदलता है, परंतु नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास आवश्यक बदलता है। अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे उसमें पता चलता है कि जितना भी अभी तक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा रहा है तो आप देखिएगा वो हमेशा हाइट में थोड़ा सा नट्टा रहेगा। क्या रहेगा? हाइट में थोड़ा छोटा रहेगा। अब देख लो सिकंदर महान ज़्यादा हाइट में लंबा नहीं था पर दुनिया को जीता ना। वहीं सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, आपका हाइट उसका कम है पर क्रिकेट का महान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि शरीर से आपका मानसिक और संवेगात्मक नैतिक विकास का लेना देना नहीं है ना। विकास आपका बिना वृद्धि के हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। परिपक्वता किसे कहते हैं? मैच्योरेशन किसे कहते हैं? यानी आनुवांशिक विन्यास यानी जेनेटिक्स डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। यानी आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने को परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। यह बड़े होने पर मैच्योरिटी आ जाती है। कहते हैं ना, समझदार हो गया है। समझदार छोटा बच्चा को नहीं बोलता है। कब बोलता है? जब किसी का उसका कुछ 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाता है, किसी बात को मानने के लायक उसकी मेंटलिटी आ जाता है तो बोला जाता है कि हम बच्चा अब समझदार होता है, समझदार हो गया है। उसी को हम परिपक्वता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपक्वता बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट का डोमेन क्या क्या रहा है, यानी विकास का आयाम क्या है ना। डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। विकास बहुयामी प्रक्रिया है। क्या होता है? बहुयामी होती है और यह मल्टी डायरेक्शन में होती है। अनेक प्रकार की दिशा में होती है विकास, एक डायरेक्शन में विकास नहीं होती है ना। जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास होता है। गत्यात्मक विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है? यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर
कंट्रोल करने से संबंधित होता है। आप कितने अपने मसल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हड्डी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कितना अपने कंट्रोल करने की शक्ति को ही मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, गत्यात्मक विकास कहते हैं। आगे है गामक विकास। गामक के विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विकास को शामिल किया गया है। गामक विकास में हम बोल सकते हैं चलने, दौड़ने, घूमने फिरने, भोजन करने, ये सब विकास आता है गामक विकास में। इसका दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या? फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल, है ना। फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइन मोटर स्किल क्या है? इसमें मसल्स का कम यूज होता है। क्या होता है? मसल्स एंड मांसपेशियों के कम यूज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे लिखने में ज़्यादा मसल्स का यूज नहीं होता है। किसी को ड्राइंग करना ये भी नहीं होता है। कटिंग कीजिए, है ना, कैंची से या चाकू से, उसमें ज़्यादा मसल्स का यूज नहीं होता है ना। चपाती खाइए या पकाइए, इसमें भी ज़्यादा मसल्स का यूज नहीं होता है। अब देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या क्या रहता है? इसमें मसल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? मसल्स यानी मांसपेशियों का यूज बहुत होता है। जैसे स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग में आप थक जाइएगा पर पढ़ने में थकते नहीं हैं। पढ़ने में मेंटलिटी, मानसिक, माथा आपका थोड़ा सा इधर से उधर, आपका कहते हैं कि माइंड थोड़ा सा घूम गया है, उसमें आप अकबकाहट हो सकता है, पर थकान मांसपेशी से नहीं होगा। मांसपेशी से कैसे होगा? स्विमिंग से होगा। जंपिंग कीजिएगा तो मांसपेशी थका हो जाएगा, रनिंग कीजिएगा तो मांसपेशी थका हो जाएगा। और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, है ना, और सामाजिक विकास हो सकता है। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब हो सकती है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग, ये सब डोमेन था, है ना, विकास की अवस्था था। क्या क्या होता है विकास? मानसिक विकास हो सकती है। क्या होता है? मानसिक विकास होता है ना। मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक को बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक इमोशनल, मोरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब डोमेन है ना, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है। अब देखते हैं उसके सिद्धांत के बारे में, है ना। प्रिंसिपल क्या क्या रहा है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या बोलता है, आइए समझते हैं। आप इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा सीटेट में 2 से 5 नंबर क्वेश्चन तक आ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 5 क्वेश्चन रखता है केवल। अधिगम ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रहता है। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या सिद्धांत पे किया जाता है, आइए देखते हैं। क्या है? पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न पर कैसे विकास होती है ना। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के रूप विकास का प्रतिमान अनुसरण कर सकता है। जैसे मानव का बच्चा का विकास, हाथी का बच्चा का विकास, सभी का दोनों का होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सिमिलर पैटर्न है दोनों का। अब है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में विकास होगा, किस क्या होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ होता है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास किस ओर होता है, तो बच्चों को बोलिएगा सिर से पैर की तरफ होता है, न कि पैर से सिर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होती है तब पैर का विकास होता है ना। तो पहले सिर से विकास तब पैर तक पहुंचती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है उसको मुस्कोथफिक बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमारा शरीर का विकास क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है उसे दूरभिम्ब कहा जाता है, प्रॉक्सिमी मॉडिस्टल कहलाता है। यानी कह सकते हैं विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। यानी जब सिर से पैर की ओर विकास होगा उसको मस्काधोभिक बोला जाता है। जब दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं आंतरिक से बाह्य प्रक्रिया की ओर विकास होती है उसको दुर्भिक बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रिंसिपल क्या है, निरंतरता का विकास, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास आपका कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी आपका रुकेगा नहीं। जब तक आप पृथ्वी पे हैं, जब का जीवन काल आपका चल रहा है तो आपका विकास है ना, डेवलपमेंट प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपका होते रहता है। कहने का मतलब है यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इसकी कभी मंद या कभी तेज हो सकती है पर रुकेगी नहीं। यह माँ
के गर्भ से मृत्यु तक चलते रहती है। यह प्रक्रिया क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। यह कभी न रुकने वाला है, जारी रह सकता है। विकास निरंतर चलते रहता है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। आगे है थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है? आगे सिद्धांत है समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। क्या रहा है? समान से जनरल स्पेसिफिक की ओर हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता रहता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि हमारा विकास हमारा समान से विशिष्ट क्रिया की ओर होती है, न कि विशिष्ट से समान की ओर होता है। इस डायरेक्शन में होती है समान से विशिष्ट प्रक्रिया। यह हमारा विकास सदैव हम बोल सकते हैं कि यह समान से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से समान होता है। तो यह गलती हो जाएगा। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना समान से विशिष्ट होता है। जब दौड़ रहे हैं तो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते स्पीड होता है ना? तो समान से विशिष्ट प्रक्रिया के बढ़ रहे हैं। आगे क्या है? पांचवा सिद्धांत बोल रहा है पूर्वानुमान का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी में क्या बोलता है? पूर्वानुमान के अनुसार कि विकास पूर्वानुमान होता है। विकास क्या है? पूर्वानुमान होता है, क्योंकि जब पहले की अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किसमें ज़्यादा होगा, यानी कह सकते हैं विकास एक पूर्वानुमान का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। यूनिटरी प्रोसेस में क्या है? एकीकरण का सिद्धांत में क्या बोलता है कि बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है ना? जब किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ या पैर को एक साथ मिलाया ने का काम करता है तो उसे एकीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकीकरण का सिद्धांत में कहता है कि जब बच्चे के एकीकरण के गुण क्या है कि जब बच्चा किसी काम को करना चाहता है तो उसके पैर और हाथ एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसे को एकीकरण कहा जाता है। यह जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिद्धांत चल रहा है, उसमें हम डेवलपमेंट का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका नोटिफिकेशन, इस प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा। क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कह रहा है कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता रहता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होता है, पर रुकेगा नहीं, है ना? विकास एक जीवन प्रयत्न चलने प्रक्रिया है, तेज और मंद हो सकती है। किसी में कम तेजी से होती है तो किसी में ज़्यादा तेजी से विकास होता है ना? बच्चों में विकास इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है ना? इन्हीं दो वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस मिलने को मिलता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर एक बच्चा शिक्षित परिवार में जन्म लेता है, एक अशिक्षित परिवार में जन्म लेता है, दोनों का ग्रोथ होगा, पर विकास, डेवलपमेंट विकास, जो शिक्षित एजुकेशनल में जन्म लिया होगा, जो अनएजुकेशनल परिवार में जन्म लिएगा, उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? ये अपने क्या हो जाएगा? काम करने की क्रिया पर ज़्यादा बल देगा, है ना? इसमें क्या होगा? जब शिक्षित परिवार नहीं रहेगा तो क्या सोचेगा? काम करना, बच्चों से काम करवाना, है ना? केवल क्या करेगा? पैसा, लाभ, पेट भरना, ये सब बारे में सोचेगा। पर शिक्षित परिवार क्या सोचेगा? बच्चों का विकास के बारे में सोचेगा, है ना? बच्चों का विकास कैसे किया जाए, बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है ना, जो बच्चा आगे बढ़ पाए। तो यही विकास अंतर देखने को मिलता है ना? हम बोल सकते हैं कि इसमें इन्वायरमेंट का है देन, इन्वायरमेंट से आपका प्रभाव पड़ सकता है, और किससे पड़ सकता है? हेरिडिटी यानी आनुवांशिक से पड़ सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलती है। जब हमारे इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्टेड ईटीसी आदि यह अलग अलग होती है ना? किसी का इंटेलिजेंट होता है तो कोई मोटिवेशन होकर पढ़ाई करता है ना? तो यह विकास होता है, विकास का प्रिंसिपल है ये सब। आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत क्या है? वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर एडवांसमेंट। क्या है? इसमें बोला जाता है,
इस सिद्धांत में क्या है, गुण क्या है, इसमें विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, इसमें कभी भी रेखीय गति से नहीं होता है। मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी इसकी गति धीमी तो कभी इसकी गति तेज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि विकास कभी तेजी होती है तो कभी धीमी गति से होती है। अगला प्रिंसिपल है अंतर समन्वित विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इंटर डेवलपमेंट में क्या है कि इंटर डेवलपमेंट में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करता है, यानी इंटर डेवलपमेंट कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना 8-9 सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्थाएं, किस अवस्था में कितना विकास होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से आपका एग्जाम में इस टॉपिक से है ना एग्जाम देखने को क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम पूरी विस्तार पूर्वक समझ ले ताकि आपका क्वेश्चन बनने में कोई गलत ना हो जाए। क्या है, पहला स्टेज है प्रसव, प्रीनेंटल स्टेज। 9 से 9 महीने का यानी 280 दिन का जो बच्चा होती है, यह माता के गर्भाधान में शुरू हो जाता है। इस स्टेज को बोला जाता है प्रसव पूर्व, यानी प्रसव होने के पूर्व की स्थिति। अगला स्टेज है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जन्म से 2 वर्ष बच्चों को कहा जाता है, इस स्टेज में रखा जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता और पिता पर निर्भर करता है। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसकी विकास तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था है। इसमें नैतिक मोलरिटी का अभाव होता है, इसका नैतिक विकास इसमें नहीं होती है। जैसे इस बच्चा को देख लिया जाए, इस बच्चा का क्या है, ये केवल माता पिता पर ही निर्भर है ना, ये कुछ अपने को नहीं कर सकता है, नैतिक विकास का अभाव होता है। आगे क्या है, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज किसको बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष बच्चों को बोलते हैं अर्ली चाइल्ड। अर्ली चाइल्ड यानी इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा जिज्ञासा ज़्यादा होती है, यानी इसमें कुछ करने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें टॉय एज यानी खिलौना का एज कहा है, यानी खिलौना का एज है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौना का एज है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, यानी खेलने का एज पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष बच्चों की होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष में क्या बोला होता है, इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है। बच्चों में सोचने की शक्ति का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। आरंभिक, इसको स्कूल एज कहा गया, आरंभिक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है ना, 6 से 12 वर्ष में। 6 वर्ष जब हो जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। जब एडमिशन ले लेंगे तो पहला स्कूल आरंभिक स्कूल हो गया है ना, तो स्कूल बोल सकते हैं, आरंभिक स्कूल का एज हो गया। आगे है, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा गंदा है ना, खेलते खेलते अब गंदा कर लेता है शरीर, है ना, इसीलिए इसको गंदा अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा आप सुंदरता पाने के लिए कोशिश करने लगता है, धीरे धीरे स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगता है। इसमें खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज बोला जाता है। इसमें खेल के प्रति ज़्यादा बच्चों को जिज्ञासा रहती है। इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति विकास होने लगती है, धीरे धीरे स्टोरेज करने की भावना, है ना, मेंटलिटी पावर्स जो हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। इसे टोली, समूह यानी गैंग की अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चों को एक छोटा छोटा टोली यानी गैंग, 4-5 बच्चों का समूह लेकर चलता है बच्चा, है ना। किसी से लड़ना है तो चारों लड़का लड़ जाएगा, है ना। अगर एगो लड़ गया तो चारों को बुलाएगा फिर बाद में, नहीं, इसको बोलते हैं गैंग, है ना। और इसे जीवन के अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। अगर इस
पीरियड में आप सुधर गए, है ना, तो अगला स्टेज जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो एज। आइए पढ़ते हैं वो एज के बारे में। इसको बोला जाता है यूनिक, अनोखा काल। अनोखा काल के बारे में पूछेगा किस स्टेज को बोलते हैं, तो बोल दीजिएगा उत्तर बाल्यावस्था को बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या बोलेंगे, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, यूनिक। इसी एज के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा एज है, किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस एज, यह एज गोल्डन एज कहा जाता है। क्या है, गोल्डन एज कहा जाता है। एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष के बच्चों को बोला जाता है। 12 से 18 वर्ष के बच्चों के एज को किशोरावस्था कहा जाता है। क्या बोला जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। इस एज में, इस जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहलाता है। इस एज में बच्चा क्या होता है, संघर्ष के स्थिति से गुजरता है, यानी आंधी तूफान के कहा जा सकता है। इसके माइंड में इतनी तूफानी मचता है कि इसको आंधी तूफान कह सकते हैं, उलझन की एज कह सकते हैं। यानी इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल और मेल के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, इसे विषम लिंगी आकर्षण कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था को यानी किशोरावस्था को हम गोल्डन एज कहते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप होता है ना। हीरो बनना हर बच्चों की ख्वाहिश होता है। किस एज में आ जाता है, तो उस एज को बोलता है किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी इस एज में अगर बच्चा फेस वॉश लगाने लगे, है ना, बच्चों के बाल में अगर हर एक डिजाइन का कटिंग करवाने लगे, तो ये सब किशोरावस्था का प्रभाव है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इसमें बच्चे अमूर्त करने सीख जाते हैं। अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बुद्धि। हम लोग पढ़ लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या है ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका स्टेज पढ़ लिए, उसका प्रिंसिपल पढ़ लिए, डोमेन पढ़ लिए, है ना। ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपका सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, केवल इतने ही टॉपिक से। अब अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि क्या है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आज केवल हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक लेक्चर लाएंगे, उसमें हम केवल इस टॉपिक से क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, जो कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस समस्या को सुलझाने में मदद करता है। बुद्धि क्या करता है, कोई समस्या आ गया है, उस समस्या को सुलझाने में मदद करता है। कौन, बुद्धि। बोलता है ना, बुद्धि से काम करो, बुद्धि से यह काम करो, यह क्या हो गया, समस्या को सुलझाता है ना। अगला है, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है। अगर बुद्धि आप में नहीं है तो आप किसी से तर्क नहीं कर सकते हैं, किसी से एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना। यह तर्क किससे कर सकते हैं, बुद्धि है तो आप तर्क कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है। इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल है। यह कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है ना। आगे क्या है, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। एक अस्थाई है और परिवर्तनशील भी होती है बुद्धि। बुद्धि जो है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। अनुकूलन, आप किस अनुकूल में, जब किसी भी बोला जाता है कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, है ना, जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति में मनुष्य ढलने की बुद्धि रखती है। जानवरों और मनुष्य में क्या अंतर है, बुद्धि का अंतर है। मनुष्य बड़ा से बड़ा जानवर को अपने बस में कर लेती है, क्यों, बुद्धि के कारण कर लेती है। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं रहता मनुष्य में तो जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। आगे देखते हैं, बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत अच्छी प्रकार से, जो कि कोई भी एग्जाम आ जाए बुद्धि से तो छूटना नहीं चाहिए, हमारा यही सोच है। बुद्धि के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है टाइप, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक महोदय के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी नाम जान जाइए थॉर्नडाइक के बारे में। पहला नाम आया थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 प्रकार बांटे हैं। कौन, बुद्धि के क्या क्या, मूर्त, अमूर्त और
सामाजिक बुद्धि। अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मूर्त। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है उसे मूर्त का मतलब हो किसी चीज़ को देखकर हम कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष जो चीज़ रखा हुआ है अगर उसके देखकर हम कार्य करते हैं उसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मैकेनिक, कारीगर है ना, टेक्नीशियन, जो भी आपका इंजीनियर है वो सब मूर्त बुद्धि के आकार के होते हैं, है ना। किसी चीज़ के हमारे सामने होती है तो मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर जो काम करते हैं उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि क्या है? जो बुद्धि दिखाई नहीं देता है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि हो गया, डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, ये सब अमूर्त चिंतन के उदाहरण है। जैसे कवि हो गया, कभी किसी चीज़ को देखकर नहीं करता है, वो अपने मन, मेंटलिटी, उसका मेंटल पावर इतना ज़्यादा है कि वो क्या है, किसी वर्ड को इतनी अच्छी, किसी शब्द की इतनी अच्छी वर्ड ला देता है ना, वो है अमूर्त। उसकी सोच बहुत ज़्यादा है ना। जैसे डॉक्टर हो गए, चित्रकार हो गए, अमूर्त चिंतन के उदाहरण है। अगर आ जाए एग्जाम में कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार सब किस चिंतन में आते हैं तो बोलिएगा अमूर्त में आते हैं। और मूर्त में इंजीनियर आता है, कारीगर आता है। अब पढ़ते हैं हम लोग सामाजिक बुद्धि, है ना। सामाजिक बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। सोशल इंटेलिजेंस जो समाज से भी होती है, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता हो गया, व्यवसायी हो गया, समाज सेवी हो गया, अध्यापक हो गया आदि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये सब सामाजिक बुद्धि कहलाते हैं, समाज सेवी होते हैं। आगे हैं, अगला क्वेश्चन है 1916 में टर्बन के द्वारा बुद्धि लब्धि संबंधी सूत्र दिया गया, है ना। क्या है? 1916 में टर्बन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधित कर एक सूत्र बनाया। क्या सूत्र उन टर्बन महोदय ने दिया? टर्बन महोदय ने एक सूत्र दिया था, एम ए बटा सी ए गुने 100। एम ए है मेंटल एज गुने 100 बटा क्रॉनिकल एज, यानी वास्तविक क्रॉनिकल को बोला जाता है और मेंटल को मानसिक बोला जाता है। ये टर्मन ने सबसे पहले 1916 में यह सूत्र दिया, मानसिक बटा वास्तविक आयु गुने 100। अब आता है क्वेश्चन बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति के बारे में। जैसे बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। आईक्यू कितना है? जब 25 से कम आईक्यू रहता है तो स्थिति क्या होता है? जड़ बुद्धि के बालक होता है। जब आईक्यू लेवल 25 से कम हो जाता है तो बच्चा जड़ बुद्धि के कहलाता है। अगर वही 25 से 49 के बीच में हो जाता है तो मूढ़ बुद्धि के व्यक्ति हो जाता है। और मूर्ख के बारे में बात करते हैं। मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? 50 से 69 के बीच में हो जाए, अगर आईक्यू लेवल उसका 50 से 69 के बीच है तो बच्चा मूर्ख कैटेगरी में आएगा, वह आदमी मूर्ख कैटेगरी में आएगा। वहीं 70 से 79 के बीच है तो बच्चा या मनुष्य मंद बुद्धि में आता है। वहीं 80 से 89 के बीच है तो समान बुद्धि से नीचे में आता है। अगर वही 90 से 109 के बीच है समान बुद्धि में आता है। एवरेज मनुष्य जो होता है सबसे ज़्यादा एवरेज में कैटेगरी किया जाता है। एवरेज बुद्धि आईक्यू लेवल होता है। समान बुद्धि से ऊपर हल्का होती है 110 से 119, तीव्र 120 से 29, वहीं प्रखर बुद्धि वाला है ना 130 से 139 के बीच आईक्यू लेवल होता है। और प्रतिभाशाली गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं इस बच्चे को, जो जिसका लेवल आईक्यू लेवल 140 से अधिक है उसको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बच्चा, गॉड गिफ्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। उतना पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पढ़ लेते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में क्या है? अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेते हैं, है ना। उन्हें स्वतंत्र अवस्था में लेते हैं, किसी से कहने पर नहीं लेते हैं डिसीजन। इसमें आत्म क्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। सोचने समझने की शक्ति भी बहुत हाई होती है। क्रिएटिव आइडिया होती है। इसके बाद क्रिएटिविटी से भरा रहता है वो मनुष्य, है ना। इसके सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि स्कूल के थॉट नहीं मिल पाता है
मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है बच्चा, जो गॉड गिफ्टेड होता है। आगे पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ें कि बुद्धि का अगर सूत्र बता दिया जाए तो MA/CA × 100 होती है, जो कि टर्मन महोदय 1916 में दिए थे। आगे पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। क्या है बुद्धि के सिद्धांत? बहुत प्रकार के दिए थे, उतना डिटेल तो नहीं पढ़ना है, पर देख लेते हैं जो एग्जाम लायक है ना। पढ़ा पढ़ते हैं एक कारक का सिद्धांत, यूनिक फैक्टर थ्योरी। यूनिक फैक्टर थ्योरी एक कारक सिद्धांत का प्रतिमान बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य में कार्य करती है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीने महोदय ने दिया था। कौन दिए थे? बीने ने दिए थे। आगे है द्विकारक। द्विकारक क्या है? टू फैक्टर थ्योरी। इसमें इस कारक को स्पीयर महोदय ने दिया था। किसने दिए थे? स्पीयर महोदय ने दिए थे। स्पीयरमैन महोदय ने जो द्विकारक सिद्धांत दिए थे। इसमें तत्व के दो बुद्धि को दो तत्वों से मिलकर बनने की बात बोली थी। ये दो तत्व हैं समान तत्व। समान तत्व जी फैक्टर, जनरली एबिलिटी। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग होती है। हर किसी में अलग होती है जी फैक्टर, समान ज्ञान। आगे है अगला है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है? यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि को अलग अलग दशाएं फॉर्म होती है। पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या है? इसमें माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होती है शाब्दिक में, जिनमें व्यक्तियों का विकास अधिक हो और वकील, कवि, पत्रकार बनता है। तार्किक सोच की बात किया जाए तो तार्किक में गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है ना। सब बहु गार्डनर में आइए गार्डनर महोदय दी थे। आगे है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, जो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिफिक, ये सब बनता है गणितीय सोच में। आप पढ़ते हैं तीसरा स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों का विकास अधिक हो जाता है वो मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। आगे है चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि। यह शरीर की गति देने वाली बुद्धि है। क्या है? शरीर की गति देने वाली बुद्धि है। आगे है शरीर गति हो गया। इसमें शरीर की गति देने वाली बुद्धि कौन कौन हो गया? जैसे जिन व्यक्तियों का विकास अधिक है, जैसे अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, सब क्या हो गया? शरीर विकास। खिलाड़ी हो गया, डांसर हो गया, है ना। ये खिलाड़ी बहुत हाईलाइटेड है। नीरज चोपड़ा भारत के लिए स्वर्ण पदक लाए थे ओलंपिक में। आगे है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, इस बुद्धि में अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे सिंगर हो गया, है ना। सिंगर की जो होता है उसकी संगीत की बुद्धि बहुत हाई होती है। आगे है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, इंटर पर्सन इंटेलिजेंस। जैसे एक दूसरे से बात कर कर, जिसके द्वारा व्यक्ति के साथ मिलकर इनडायरेक्ट कैसे पता चलता है। जैसे नेता हो गया, शिक्षक हो गए, सब अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति हो गए। जिन व्यक्तियों का विकास अधिक है उसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर इत्यादि बनते हैं। आगे है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा खुद के पास इंटरेक्ट होता है। जिन व्यक्तियों का विकास अधिक है उसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। जैसे यह सब आते हैं अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि वाले आते हैं। अगला हो गया प्रकृति बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। इसमें व्यक्ति में इनका विकास अधिक और किसान आदि बनते हैं। इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति। तीसरा अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक है वह साधु, संत, फिलोसफर बनता है। अगला है आलोचनात्मक। आलोचना क्या है?
मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस की माप नहीं होती है। अगला है त्रियामी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन जेपी गिलफोर्ड ने किए थे। किसने किए थे? गिलफोर्ड महोदय ने किए थे त्रियामी। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता के रूप प्रमुख तीन तत्व निर्मित है: विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अगला है, लास्ट है, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे आज। बुद्धि के टॉपिक ख़त्म कर दिए, है ना। अगला जो टॉपिक फिर लाएंगे आपके सामने जल्द ही, सीटेट का एग्जाम होने के पहले हम सीडीपी हो सके ख़त्म कर दें। त्रिचापीय यानी त्रिघटीयक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किए थे। स्टेनबर्ग ने 3 वर्गों में बांटा था। क्या क्या? पहला है अनुभवात्मक, दूसरा है घटकीय और तीसरा है संदर्भात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, कॉम्पेटेशनल और कॉन्टेक्चुअल। अनुभव क्या है? अनुभवात्मक बुद्धि यानी बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति और अनुभव से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है, इसे अनुभवात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति बोलते हैं। अगला है घटकीय बुद्धि। अगला घटकीय बुद्धि में क्या है कि घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपना कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच सकते हैं, उसे अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं, इसे घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है संदर्भात्मक और अंतिम है आपका क्वेश्चन का, वीडियो का। संदर्भात्मक बुद्धि, इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल होती है जो उसको अधिक से अधिक लाभ हो और व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखता है, उसे व्यवहारिक होते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।